डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आपका सेकंड पेपर है और इसका कोड है पोल 105। आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसमें से आपके अधिकतर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम हॉल में या क्वेश्चन पेपर में इनसे आमना सामना ज़रूर होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसमें 50 MCQs हैं, आप ज़रूर आप इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन देखिए, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में आपका बहुदलीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ लगभग एक तो आपकी 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, लगभग 50+ आपकी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। इसलिए यहाँ सरकार जब भी बनती है तो उसमें प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ आपकी क्षेत्रीय पार्टियों की भी प्रमुख भूमिका रहती है। इसलिए भारतीय जो दलीय व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो जो भी लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो बिना राजनीतिक दलों के नहीं हो सकता, इसलिए राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र का संचालन असंभव सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? किसी भी दल को राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय पार्टी या प्रादेशिक दलों के रूप में मान्यता देने वाला आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में आपकी राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी हैं? तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल बेहद जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दबाव समूह का क्या कार्य है? तो दबाव समूह का कार्य केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकारी तंत्र पर या जो गवर्नमेंटल मशीनरीज हैं उन पर दबाव डालना, इसलिए इसमें इसका आंसर होगा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का मुख्य जो उद्देश्य है अपने सदस्य हितों की अभिवृद्धि करना यानी उनके जितने भी सदस्य हैं उनके जो भी हित हैं, इंटरेस्ट है या स्वार्थ है, उनके अधिकतम से अधिकतम पूर्ति करना, उसमें इजाफा करना, वृद्धि करना दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? तो दबाव समूह का अर्थ क्या है? इनमें से कौन सा कथन उसका सही अर्थ बताता है? तो नीति संबंधी, देखिए ऑप्शन सी, नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाले समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो आपके असम फाइनर ने प्रभावक समूह को यानी प्रेशर ग्रुप को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? तो आपका जो भी दबाव समूह होता है अपने नीतियों को या अपने हितों को, स्वार्थों को लागू करने के लिए, मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो आपके भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद, ये तीनों ही आपके दबाव समूह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश में दबाव समूह को विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश को विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है? तो अमेरिका को विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एकदम प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप की लॉबिंग बहुत ज़्यादा हावी है, इसलिए विधायिका का तीसरा सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? इन दोनों में अगर महत्वपूर्ण अंतर बताना तो क्या होगा कि जो भी दबाव समूह और राजनीतिक दल में होते हैं नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, दोनों में यही अंतर है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? दबाव समूह को अज्ञात एनोनिमस एम्पायर की बात करने वाले आपके एससी फाइनर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में दबाव समूह अधिक सक्रिय रहते हैं?
लोकतंत्र, साम्यवादी व्यवस्था या अधिनायकवादी व्यवस्था या सैनिक शासन। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जो भी जहाँ भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र वहाँ दबाव समूह अधिक सक्रिय रहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दबाव समूह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखिए, कि वे अपने सदस्यों के विशिष्ट हितों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। नहीं, कथन सही है। दबाव समूह के बारे में कथन सही है। एक व्यक्ति एक समूह में कोई दबाव समूह कई है, कोई नहीं है, इसको सही कीजिए। कई दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, ये कथन भी सही है। और दबाव समूह सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं, ये कथन आपका गलत है। वो सत्ता प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं, केवल राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो अमेरिका में दबाव समूह की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर एसी फाइनर ने कहा तो अमेरिका का जो भी दबाव समूह है वो अमेरिका में तीसरे सदन के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में काम करते हैं? गार्नर, लावेल, ह्यूबर या गिलक्रास्ट? तो हुबर के अनुसार राजनीतिक दल दलाल के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? यानी जो भी आज का जो राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है, विशेषताएं हैं, उनका उद्भव या सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो इन सबका सर्वप्रथम विकास आपका यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। किसके अनुसार लोकतंत्र के यंत्र के संचालन में राजनीतिक दल तेल के समान है? गार्नर, गैटल, हुबर या लावेल? तो इसका आंसर होगा आपका हुबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश में एक दलीय प्रणाली नहीं पाई जाती है? किस देश में एक दलीय प्रणाली नहीं पाई जाती है? तो आपका चीन में वन पार्टी सिस्टम है, क्यूबा में भी वन पार्टी सिस्टम है और उत्तरी कोरिया में भी वन पार्टी सिस्टम है। यानी तीनों में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है? यानी मल्टी पार्टी सिस्टम किस देश में नहीं है? तो फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था और इटली में भी, परंतु चीन में एक दलीय प्रणाली मौजूद है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्यपालिका द्वारा नहीं किया जाता है? तो कार्यपालिका का कार्य है प्रशासन का संचालन, प्रशासन से समन्वय और कानूनों का क्रियान्वयन। कानूनों का निर्वहन आपका विधायिका के द्वारा किया जाता है, न कि कार्यपालिका के द्वारा। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुल कार्यपालिका का अस्तित्व किस देश में पाया जाता है? तो जो मल्टी एग्जीक्यूटिव है यानी बहुल कार्यपालिका, इसका अस्तित्व आपका स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक आपका न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश की संसद का नाम कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? यानी किस देश की संसद को कांग्रेस कहते हैं? तो अमेरिका जो है उसके देश को कांग्रेस कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। भारत की संसद को पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? न्यायपालिका का कार्य कौन नहीं है? कानूनों की व्याख्या करना इसका कार्य है, कानूनी विवादों का निपटारा करना इसका कार्य है, और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू भी इसका कार्य है। लेकिन कानूनों का निर्माण करना न्यायपालिका का कार्य नहीं बल्कि विधायिका का कार्य है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? दलीय व्यवस्था, इसको दलित नहीं, दलीय व्यवस्था कीजिए। तो भारत में दलीय व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारी दलीय व्यवस्था हैं, दल हैं, तो इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय शासन प्रणाली मौजूद है? भारत, ब्रिटेन, कनाडा या उपयुक्त सभी? तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ मौजूद है? भारत में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का प्रथम लिखित
संविधान किस देश का है, यानी सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया, तो अमेरिका का सबसे पहले संविधान लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 29, संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सीमित शासन। संविधानवाद। क्वेश्चन नंबर 30, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो यह पुस्तक आपकी डी टॉकविले के द्वारा लिखी गई, डी टॉकविले। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसका कथन है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, संविधान के अभाव में एक राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी, किसने कहा, जेलिनेक, जेम्स मिल, लॉर्ड ब्राइस या गार्डर, तो प्रयुक्त कथन आपका जेलिनेक का है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसका कथन है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है, तो ये कथन आपका GDH कोलसा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है, तो टीबी स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है, तो आरंभक यानी इनिशिएशन या इनिशिएटिव, जनमत संग्रह और लोक निर्णय, ये तीनों ही आपके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण हैं, लेकिन आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार इसका उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक आपके जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 36, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता समाहित होती है, अंतिम सत्ता नहीं, सत्ता यानी अंतिम जो सत्ता है किस में समाहित होती है, तो जनता में सत्ता समाहित होती है अंतिम से। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने कहा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है, बार्कर, लिकॉक, मैकियावली या बर्क, तो बर्क ने कहा कि लोकतंत्र एक भयानक प्रपंच मात्र है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है, इसी को हम इलीट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी या इलिटिस्ट बोलते हैं, या अभिजन सिद्धांत। तो लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत समर्थक आपके मिशेल हैं, पेरेटो हैं और मुस्का है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकतांत्रिक समाजवाद किस प्रबल समर्थक कौन थे, तो आपके जो पहले प्रधानमंत्री हैं यानी जवाहरलाल नेहरू भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के सबसे प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, कानूनी संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता, या ऑप्शन डी देखिए विधितः संप्रभुता, तो लोकतंत्र आपका लोकतंत्र आपका लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पंथ निरपेक्षता की विशेषता नहीं है, तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये भी भारतीय पंथ निरपेक्षता की विशेषता है, सर्वधर्म संभाव भी है और धार्मिक स्वतंत्रता भी है, अल्पसंख्यकों को सरकारी सेवा में धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ये विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42, कब और कहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द पहली बार प्रयुक्त किया गया, 1526 एशिया, 1648 यूरोप, 1458 अमेरिका या 1658 यूरोप, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1658 यूरोप। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किया गया, तो भारतीय संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द, उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया, तो लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक आपका जेएस मिल है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रमुख उदाहरण है, तो पंचायती राज व्यवस्था आपका पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन राजनीतिक विकेंद्रीकरण का प्रमुख उदाहरण है, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की 12वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, तो 12वीं अनुसूची है संविधान की वो है आपकी नगर पंचायतों से संबंधित है, यानी शहरी प्रशासन क्षेत्र यानी नगर पंचायतों से संबंधित है, जिसमें कि
कुल 18 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं। 12वीं सूची में कितने अधिकार क्षेत्र आते हैं? तो 18 प्रकार के। और जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों से जो संबंधित है, इसमें आपके कुल 29 प्रकार के कार्य क्षेत्र सौंपे गए हैं। याद रहे 11वीं अनुसूची में 29 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं जो कि पंचायतों से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची में 18 प्रकार के कार्यों से संबंधित किए गए हैं जो कि आपके लोकल बॉडी गवर्निंग सिस्टम से संबंधित यानी नगर पंचायतों से संबंधित है। क्वेश्चन 46, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक कौन है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक आपका जॉन स्टुअर्ट मिल है। क्वेश्चन 47, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? तो थॉमस हेयर ने सबसे पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास किया। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता नहीं है? तो उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता का बुद्धि एवं विवेक सामाजिक विकास के कारक नहीं है, ये भी है। कोई सर्वमान्य सत्य नहीं, ये भी सही है। संदेहवाद, तो जो उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषता नहीं है, सार्वभौमवाद में विश्वास। क्वेश्चन 49, उत्तर आधुनिकतावाद का विकास निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? तो उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म का विकास आपका आधुनिकतावाद यानी मॉडर्निज्म के खिलाफ हुआ, उसके विरोध में हुआ। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र अज्ञानी तथा मूर्खों का शासन है। ये कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है यह अज्ञानी और मूर्खों का शासन है, किसने कहा? तो एक कथन आपका हर्नस शा का है। ऑप्शन डी सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का पोल 105 का मॉडल पेपर, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और जो कि आपका जो एग्ज़ाम है अगले 2-3 दिनों में, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट कल तक आ जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।